नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11th वितान से आज हमारा दूसरा चैप्टर है। नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। बच्चों, आपको पता ही है कि राजस्थान में सूखे की समस्या हर वक्त लगी रहती है। या तो अनावृष्टि होगी या तो अतिवृष्टि होगी। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे से बारिश होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की बहुत कमी रहती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और इसके लिए वहाँ पर जनघनत्व भी बहुत कम है और पूरा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, पानी बहुत ही कम है। ऐसे में राजस्थान में पानी की समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है, वो सब हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, लेखक है अनुपम मिश्र। पसीने में तरबतर चेल वांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। तो कुएं जो होती, एक होता है कुआं और एक होती है कुएं। तो अंदर से मतलब गोल होती है, तो उसका जो घेर है वो बहुत ही संकरा है और उसके अंदर काम करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उकरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। आपने नाम सुना होगा, घास काटने का जो खुरपी हम देसी भाषा में बोलते हैं जिसको, तो उससे ही कुएं के अंदर बैठकर खुदाई हो सकती है। फावड़ा नहीं ले सकते क्योंकि खड़े होकर फावड़े का प्रयोग करेंगे तो उतनी जगह नहीं रहती, इसके लिए अच्छे से खुदाई भी नहीं हो पाएगी। तो बैठ कर के छोटे औजार से ही मिट्टी खोदी जा सकती है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम कर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। तो देखिए, जो कुएं के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं वो कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं। उनकी गर्मी उनको ज़्यादा न लगे, इसके लिए लोग ऊपर से मुट्ठी भर के रेत डालते हैं और बहुत तेज़ गति से, ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए होते हैं। तो उकड़ू बैठना क्या होता है? पंजों के बल पर बैठना, आपको पता ही है। और मतलब वो लोग सर पे कुछ धातु का टॉप पहने रहते हैं, बर्तन ओढ़ के रखते हैं, या तो पराती को उल्टा करके रखते हैं ताकि ऊपर से जो मिट्टी डालते हैं ना वो उनके सर पे ना गिरे। और ऊपर से मिट्टी डालने का कारण आपको बता ही दिया है कि ऊपर से तेज़ी से जब मिट्टी डालते हैं ना तो हवा नीचे तक जाती है और अंदर की जो गर्म हवा होती है कुएं के अंदर वो तेज़ी से ऊपर आती है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोर या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। तो ये देखिए किस तरह ये ऐसे कुएं होती है और ये नीचे बैठा हुआ है, बाल्टी भरकर ऊपर खींच ली जाती है। तो और ये ऊपर इस तरह का टोप पहना रहता है, टोपी। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। हाँ, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चेलवांजी यानी चेजारा, आपने चेजारा नाम तो सुना ही है ना, जो गांव में मकान बनाने का काम करते हैं उनको चेजारा कहते हैं। तो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, ये काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से भी कम नहीं। व्यास मतलब ये जो गहरा होता है यही मतलब इसका कम रहता है, कुएं का ज़्यादा रहता है, कुएं का कम रहता है, बल्कि गहराई तो इसकी कुएं जितनी ही होती है। कुएं
एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। ये तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। तो कुआं तो क्या होता है, अंदर का पानी निकालने के लिए होता है, ज़मीन से पानी खींचने के लिए। जबकि कुई है वो अंदर का पानी नहीं, बल्कि वर्षा का पानी, बरसात का पानी जो होता है उसके लिए कुई बनाई जाती है, उसको समेटती है। जब वर्षा नहीं होती है तो ये कुएं का पानी काम आता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह मतलब बहुत गहरा है, ज़्यादा है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, और ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती है। ये देखिए, ये खड़ी कुई बनाई हुई है यहाँ पर, और यहाँ से मतलब पानी खींचते हैं इस कुई से, है ना। तो मरुभूमि मतलब जो रेगिस्तान है, जैसलमेर बाड़मेर का इलाका, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। वहाँ पर मतलब ये कुई बनाई जाती है और बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है, ताकि जब पानी की कमी हो तो यहाँ से पानी उपयोग में लाया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। तो मतलब खुदाई करेंगे तो पानी तो चलो गहरा कुआं खोदेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ का पानी खारा होता है, इसके लिए कुई बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि पट्टी कहीं भी किसी को भी मिल जाए, उसके लिए बहुत खासा अनुभव की ज़रूरत होती है, और अनुभवी आदमी पता लगा पाते हैं कि पट्टी मतलब पट्टा कहाँ पर मिलेगा। और पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे तो नहीं पता चल जाता कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। भूजल मतलब भूमि का जल। तो ये जो पट्टी होती है ना, वो वर्षा के जल को भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। जो खारा पानी होता है ना भूमि के अंदर, वहाँ जाने से ये पट्टी रोकती है, बरसात के पानी को रोक लेती है, ताकि खारे पानी में ना मिले। और ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। तो गर्मी के कारण इस नमी की भाप उड़ जाने की आशंका होती है, और ये जो पट्टी है वो इस समय काम आती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं, और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। तो जैसे ही मतलब बरसात होती है उस समय मिट्टी एकदम गीली हो जाती है, और जब बरसात नहीं होती है, मिट्टी सूख जाती है, उस समय ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटती है, और जब दरारें पड़ जाती हैं तो भाप बनकर वो भाप मतलब ऊपर के क्लाइमेट में मिक्स हो जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। तो मरुभूमि में क्या होता है कि मिट्टी चिपकती नहीं है। जब चिपकती नहीं है तो उनको अलग करने का तो मतलब भी नहीं है। इसके लिए
वो पहले से ही अलग अलग होती है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। तो मरुभूमि में मतलब रेगिस्तान में दरारें नहीं पड़ती हैं मिट्टी में, और इसके लिए भाप भी नहीं निकलती। भाप नहीं निकलती तो वातावरण में नमी नहीं आती, और वातावरण में नमी नहीं आती तो वर्षा नहीं होती। तो वहाँ का एकदम माहौल सूखा ही रहता है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे जल चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पैरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। तो यहाँ पर खारा पानी है, लेकिन कुई में जो पानी जाता है वह मीठा जाता है। देखो, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, ये है कुई का नक्शा। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा। पहला है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। मतलब बरसात का पानी जो ज़मीन पर गिरता है ना सीधा, उसको किसी तालाब के लिए रास्ता बना दिया जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। तो नदी, तालाब आदि और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर सीधा डायरेक्ट बरसात का पानी जाकर मिल जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। ये वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। तो पानी का दूसरा रूप पाताल पानी, मतलब एकदम नीचे तक चला जाता है कुएं के अंदर। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। तो धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिला, वह पानी है रेजानी। तो धरातल पर रहता है, जो ज़मीन पर ही रहता है, वह तो होता है पालर पानी। और एकदम नीचे कुएं के अंदर भूजल भूमि के अंदर चला जाता है एकदम से, वह होता है पाताल पानी। और दोनों के बीच में रहता है, मतलब पालर धरातल पर तो नहीं रहता है लेकिन नीचे चला जाता है, परंतु पाताल तक नहीं पहुंचता, उसको कहते हैं रेजानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। तो धरातल पर जो बरसात होती है ना, उसको हम सेंटीमीटर से नापते हैं कि पानी कितना ऊपर तक ऐसे आया, लेकिन यहाँ पर जो रेजा एक यंत्र होता है, उससे धरातल के नीचे पानी जो जाता है उसको मापा जाता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। तो वो खड़िया पट्टी जो होती है ना, वो पाताल के पानी में रेजानी पानी को जाने नहीं देती, वो बीच में रोक देती है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। अगर जहाँ पर पट्टी नहीं है और रेजानी पानी रिश्ता अगर पाताली पानी में मिल जाए, तो क्योंकि पट्टी तो है ना, रेजानी पानी को रोक लेती है, पाताल तक नहीं जाने देती, लेकिन पट्टी नहीं है तो वो रेजानी पानी पाताली पानी में मिल जाता है, और पाताली पानी खारा होता है तो फिर रेजानी पानी भी खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारे कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। तो ये चेजारे सचमुच एक विशिष्ट कलाकार होते हैं जो इस तरह की कुई बनाते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके नहीं, धसे नहीं। तो जितनी गहराई तक गोलाई में मिट्टी खोद ली जाती है, दूसरे दिन उसको पक्का बना दिया जाता है, उसको मतलब ताकि वो मिट्टी धंसकर वापस
खड्डे में ना जाए। और इनके साथ बहुत रिस्क होता है, इनके प्राणों को खतरा होता है, क्योंकि कभी भी ऊपर से मिट्टी धंस सकती है और ये दब सकते हैं उसके अंदर। इसके लिए बहुत ही विशिष्ट कारीगरों की ज़रूरत होती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वहीं हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। तो आपको शुरू में ही बताया कि जब अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं खुदाई करते करते, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इनको। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत डाली जाती है, तेज़ी से फेंकी जाती है, ताकि इनको थोड़ी सी हवा लगे। और ये हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। तो एकदम से इनका काम बहुत ही कठिन होता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। इस तरह से कुएं के ऊपर ये जाड़ डाला हुआ है, ताकि इसके अंदर कोई चला ना जाए। पहले दिन कुएं कूदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर दिया जाता है। खीप एक घास होती है और उसके ऊपर वो डाल दी जाती है। चिजारे खुद खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है, तो 10 हाथ तक मतलब खुदाई कर लेते हैं पहले दिन। और इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछा दिया जाता है। तो तल मतलब जो इसकी धरातल होता है, जितनी खुदाई की है उसका पेंदा होता है, तो तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछा दिया जाता है। एकदम से गोलाई जो होती है नीचे के भाग में, उस गोलाई के हिसाब से ही मोटी रस्सी खीप से बनाई हुई घास की बनाई हुई बिछा दी जाती है, ताकि वो गोलाई बनी रहे। फिर उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा इस तरह ऊपर आते आते खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता रहता है और बट्टी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर तक रहता है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से फिर अगले दिन क्या होता है, कुछ और मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह से सरका दी जाती है और ऊपर छुट्टी हुई दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी की जाती है। तो जो घास होती है उसकी मोटी रस्सी बनाई जाती है और वो भी गोलाई में घेरे में बिछा दी जाती है और जैसे जैसे चिनाई करते जाते हैं उसको ऊपर तक बिछाते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। तो कितनी मेहनत का काम है ये, जो कि मरुभूमि में होता है, जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में होता है। कभी वहाँ जाना पड़े तो ज़रूर कुई देखना। आगे लेखक बताते हैं कि कहीं कहीं ना तो खीप मिलती है और न ही ज़्यादा पत्थर मिलते हैं, लेकिन रेजानी पानी है तो कुई बनाना ज़रूरी होता है और ऐसी जगह पर भीतर की चिनाई लकड़ी के खम्भे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, बावल, कुबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही मानी जाती है और उम्दा मतलब सबसे अच्छी। उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग से भी काम चला लिया जाता है। तो रेजानी का पानी भरने के लिए कुई होना ज़रूरी है और खीप की अगर रस्सी नहीं बना पाए तो वहाँ पर अरणी की रस्सी बनाते हैं और वो भी ना मिले तो फिर आग की लकड़ी से काम चलाते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी कहते हैं।
ये देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर जो दिया है अंदर से किस तरह से गोलाई करने के लिए रस्सी को कुई के आकार में ही गोल तरह से जमाया हुआ है। तो इस तरह से रस्सी बनानी पड़ती है, और जितनी गहरी कुई है उस हिसाब से उतनी ही लंबी रस्सी बनानी पड़ती है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है और चेजारे ऊपर आ जाते हैं। तो चिनाई का काम जो कर रहे होते हैं ना चेजारे, उनको मिट्टी की परख होती है, उनको पहचान होती है। तो खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जहाँ पर पट्टी उनको मिल जाती है वहीं पर उनका काम रुक जाता है, और इस क्षण नीचे धार लग जाती है और चेजारे ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। जैसे ही मतलब कुई बन जाती है तो एक त्यौहार के जैसा, उत्सव के जैसा मनाया जाता है। विशेष प्रकार का भोज तैयार किया जाता है। तो चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष वर्ष के 30 त्योहारों, विवाह जैसे मंगल कार्यों में बुलाया जाता है। तो देखो चेजारे जो होते हैं ना कुई बनाने वाले, तो कुई का काम कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उनको विदा कर दिया जाता है। उनकी विदाई तो होती ही है, बहुत अच्छे से धूमधाम से उनको बहुत सारे भेंट दिए जाते हैं, लेकिन 30 त्यौहार पर भी उनको बुलाया जाता है। तो देखो कुएं के निर्माण में लट्ठे का प्रयोग, जहाँ पे वो रस्सी नहीं बन जाती वहाँ लट्ठे का लगाए जाते हैं। और अब तो सिर्फ आज का समय क्या है, मजदूरी दे दो और भगा दो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। कई जगह पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल, ब्राह्मणों और मेघवाल अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। तो पालीवाल ब्राह्मण जो जैसलमेर के हैं उनके द्वारा भी ये काम किया जाता था। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अब कुएं इतनी सकरी क्यों होती है, इसके कारण क्या है? रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 गड्ढे भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं रहेगा। अगर कुई को चौड़ा बना दिया जाए तो उसमें पानी उसके पेंदे में मतलब बहुत दूरी में फैला रहेगा और कुई भर नहीं पाएगी। इसके लिए उसको सकरा बनाया जाता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पानी उसके अंदर भरता है, रिसता रहता है। तो इसके लिए उसको सकरा बनाया जाता है ताकि आसानी से पानी ऊपर आ जाए और उसको निकाल लें। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी उपयोग इस कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कपड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। तो देखो पहले तो कुई बनाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, और फिर पानी निकालने के लिए भी विशेष बाल्टी का प्रयोग करते हैं। तो जब भर जाती है, वो पानी में डूब जाती है, तब भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में मतलब समय में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। तो ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा आकार होता है अगर कुई का, तो भाप बनकर पानी को उड़ने से रोक नहीं पाएगा। फिर कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना ज़रूरी है, और छोटे मुंह को सरलता से हम ढक सकते हैं। और
कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन्हीं इलाकों में कईयों कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगाने पड़ते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी गिरनी चक्री पर लगाए जाते हैं। तो कुएं के ऊपर ताले भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और फिर कचरा न जाए, इसके लिए भी ज़रूरी है। फिर देखो, खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ बन जाती है। तो जहाँ पट्टी होती है ना, वहाँ पर ही कुइयाँ बनाई जाती हैं। तो जहाँ पट्टी मिल जाती है वहाँ लगातार एक के बाद एक कुई बना दी जाती है, और हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी बनाई जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग में मिट जाती है, और हर एक की अपनी अपनी कुई है और सबका उन कुइयों पर अपना अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय होती है। तो किस तरह से नमी ज़मीन में आएगी और किस तरह से पानी कुइयों में भरेगा, ये तो बरसात के ऊपर निर्भर है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। तो सब अपने अपनी कुइयाँ तो बनवाते हैं, लेकिन उसके ऊपर समाज का नियंत्रण होता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, क्योंकि सभी को पानी की ज़रूरत होती है। तो जितना पानी होगा उतना ही तो कुइयों में जाएगा ना। इसके लिए मतलब सबको ऐसा नहीं कि एक से अधिक कुई बनाने की अनुमति मिल जाए, तो उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है कुई बनाने के लिए। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लगता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां रंबाने की आवाज़ में समा जाता है। तो शाम के समय गोधूली बेला मतलब शाम का और रात का जो समय मिलता है ना, उसको बोलते हैं गोधूली बेला। तो उस समय सब पानी निकालने के लिए जाते हैं। तो एक तरफ जो कुइयों के ऊपर गिरनियों का सवार रहता है, दूसरी तरफ जो पशु हैं जो चरने के बाद वापस लौटते हैं, तो उनकी घंटियों की आवाज़ होती है, गाय के रंभाने की आवाज़ होती है। ये सब आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। एक साथ 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं रात भर, और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। तो सिर्फ शाम के समय में ही लोग कुइयों का पानी लेने जाते हैं। तो रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। तो कहाँ पर हैं कुइयाँ? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, क्योंकि वहाँ पर पट्टी मिलती है, और पट्टी जहाँ रहती है वहीं कुई बनाई जाती हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की डाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6x20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं तो इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, इस तरह से नाम रहता है। मतलब कुइयों को पार बोलते हैं, तो उसका पार, उसका पार, उसका पार। तो जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, इस तरह से नाम लेकर बुलाते हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारोली, तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बिल्लियों के नाम से जानी जाती हैं। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। तो पट्टियों को भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कुइयों को भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो जैसा देश वैसा वेश, जैसा पानी वैसी वाणी वाली बात यहाँ पर चरितार्थ हो रही है।
और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो बच्चों, आज हमने कुई, जो कि राजस्थान में रजत बूंदे के नाम से ये पाठ पढ़ा, और इसमें हमने कुई के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से, कितनी मेहनत से कुई बनती है और उसका पानी किस तरह से मीठा होता है। और रजानी का पानी कुइयों में जाता है। एक होता है धरातल पर पानी, जिसको पालर पानी कहते हैं। एक होता है पाताल का पानी, जिसको कुओं का पानी कहते हैं। और एक होता है रजानी का पानी, जो सिर्फ कुइयों में भरा जाता है। तो वहाँ मिट्टी में बनी हुई नमी के कारण रिस रिस कर पानी वहाँ बढ़ता है। एक दिन में 2-3 घड़े ही पानी निकाल सकते हैं। और सबकी अपनी पर्सनल कुई होती है, हर घर की एक कुई होती है। समाज से अनुमति मिलने पर लोग एक से ज़्यादा भी कुई बना लेते हैं, लेकिन ये सब तय होता है कि ज़मीन में नमी कितनी है, पानी उनको कितना मिल पाएगा। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सारी जानकारी भी आपने हासिल की होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू इलाके में किस तरह से कुइयाँ बनती हैं और कुइयों का पानी लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सब जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी। और 1-2 बार और वीडियो सुन लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके प्रश्न उत्तर हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।